सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग विज्ञान में। जो पहला क्वेश्चन कहता है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें बच्चों इसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आप पूछोगे अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये अवतल दर्पण ही है जो किसी भी वस्तु का सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना लेता है, जिसके कारण जो दाढ़ी बनाने वाले जो नाई होते हैं वो दर्पण में आसानी से चेहरे में कहीं भी यदि कोई बाल छूटा हो तो उसको आसानी से देख लेता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। बच्चों जब संबंध पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, समझ लेना ये सूत्र पूछ रहा है। तो सूत्र जो है वो F बराबर फोकस दूरी बराबर, ठीक है, F बराबर R/2। तो यहाँ जो सेकेंड वाला जो दिया हुआ है ये सही होगा। नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कहता प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो वेग भी परिवर्तित होगा, तरंग दैर्ध्य भी परिवर्तित होता है, लेकिन आवृत्ति बदलता नहीं है। तो थर्ड तीसरा का हो जाएगा आवृत्ति। आप ये देख लो थर्ड नंबर का हो जाएगा आवृत्ति यहाँ पे। नेक्स्ट जो है कहता है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है प्रकाश किरणें वो फोकस होती है, तो फोकस से होकर गुजरेगी। आप फोकस पे टिक लगा लो। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा। देखो बच्चों उत्तल दर्पण जो होता है ये इसके बारे में आप डिस्कस कर लो। उत्तल दर्पण जो होता है ये किसी भी वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण जो होता है ये जो है अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। एक स्थिति है कंडीशन 6 जिसमें अवतल दर्पण सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, लेकिन वस्तु के बराबर प्रतिबिंब नहीं बनाता है, ठीक है। अब इसमें जो समतल दर्पण होता है यही दर्पण आंसर होगा, ठीक है। तो समतल दर्पण इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। समतल दर्पण जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है। आगे देखते हैं हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बच्चे यदि आप लोग पढ़े हो तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी निकालने के लिए कह रहा है बच्चों, तो फोकस दूरी जो होगा F बराबर R/2। तो R/2 मतलब यहाँ हो जाएगा फोकस दूरी R दिया हुआ है 50, तो 50/2 बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हाँ चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो सबसे पहले लेंस की जो क्षमता होती है P बराबर होती है 1/f। P बराबर क्या होता है बच्चे,
P बराबर होता है 1/f, P बराबर 1/f। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है फोकस दूरी 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1/1 इजकल टू क्या हो जाएगा 1। इसके मतलब कौन सा हो जाएगा आंसर आपका आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा बी। चलो 1 डायोप्टर, क्या 1 डायोप्टर। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन कहता है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो उत्तल लेंस में जो फोकस करती है इस तरीके से, ये उत्तल लेंस हो गया, फोकस जो करती है वो हमेशा राइट साइड करती है। ठीक है, इस तरीके से प्रकाश किरणें आती है इधर करती है। ठीक है, और यहीं पे क्या होती है, इधर इसका फोकस होता है। तो फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट साइड का आप चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे। इधर जो है राइट साइड, इधर प्लस और इधर क्या होता है माइनस। ठीक है, तो राइट साइड मतलब प्लस, यहाँ पॉजिटिव होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं आगे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, कहता प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, निर्वात में, जल में, वायु में अथवा कांच में। तो द्रव्यात्मक माध्यम जो है यहाँ पे कांच जो दिया हुआ है, कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होगा, कांच में, ये सही है। ठीक है, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग 4D। कहता है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, मतलब 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। यहाँ पे फोकस दूरी निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अवतल लेंस है। ठीक है, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। हालांकि यहाँ पे माइनस में देना चाहिए था, यहाँ पे देना चाहिए था माइनस में, -4D। ठीक है, खैर चलिए हम लोग यहाँ चूँकि क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, देना चाहिए था -4D, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं लेंस की जो क्षमता होती है P, लेंस की क्षमता, पावर जो होती है, ठीक है, पावर जो होती है तो P बराबर होता है 1/f। तो यहाँ पे P बराबर 1/f, तो यहाँ पे फोकस दूरी निकालने के लिए कहा है। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोकस दूरी हो जाएगा और ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे f बराबर क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं f बराबर 1/p, पावर दिया हुआ है कितना 4 डायोप्टर, मतलब 4, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.25 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको हम गुना कर देते हैं इंटू 100। ठीक है, 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर मतलब बी नंबर का आंसर इसका होगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर कौन सा होगा बच्चे, आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर हम लोग का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। फिर P निकालना है क्षमता, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर फोकसांतर, दैट मीन्स उत्तल लेंस की फोकस दूरी F बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50। ठीक है, 50 सेंटीमीटर, तो इसको सबसे पहले मीटर में चेंज करते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ करना होगा 50/100
100, है ना, तो कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5 आ जाएगा, है ना, 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, 0.5 मीटर, है ना, 0.5 मीटर। आगे देखते हैं, 0.5 मीटर आ जाएगा। तो 0.5 मीटर क्षमता पूछ रहा है, उसकी क्षमता होगी, क्षमता पूछ रहा है तो क्षमता हम लोग देखते हैं, उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस ही होता है। चलिए, क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f, इसके मतलब 1/0.5 है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 10, नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 5, तो आएगा 2 डायप्टर। कितना आ जाएगा 2 डायप्टर, ठीक है, तो 2 डायप्टर इसका आ जाएगा। 2 डायप्टर मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा किस में होगा, तो निर्वात में होगा सर्वाधिक। प्रकाश का वेग किस में होगा, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 चल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में निर्वात में सबसे तेज़ी से प्रकाश चलेगी, तो निर्वात हो जाएगा। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कहता है दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, ठीक है, तो श्वसन, श्वसन जो होगा वो ऊष्माक्षेपी होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 15, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। चिप्स के पैकेट को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है उसके अंदर, चिप्स के पैकेट के अंदर, तो ये नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है किसी भी वस्तुओं के साथ, जिसके कारण जो पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, जंग लगना, जंग लगने में क्या होता है, संयोजन की क्रिया होती है, जुड़ती है एक दूसरे से लोग, ठीक है। नमी लोहा के साथ ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो अम्ल लोहा के साथ जुड़ जाएगा तब जंग लगेगा। आगे देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ही उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन के साथ आप देख लो ऑक्सीजन जुड़ गया, इसके मतलब कार्बन का उपचयन हो रहा है, ठीक है। किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, तो कार्बन का हो रहा है भाई, ये कार्बन का हो रहा है, सी का। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कहता है दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो यहाँ पे जितने भी समीकरण दिए गए हैं उनमें से एक ये समीकरण जो दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती दिया हुआ है समीकरण, थोड़ा आप लोग देख लोगे, ठीक है। CaCO3 डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये CaCO3 हो जाएगा, तो समीकरण जो ये होगा ये संतुलित होगा, बाकी समीकरण संतुलित नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। यहाँ देखते हैं Pb लेड जो है सीसा, ये और कॉपर क्लोराइड, ठीक है, यहाँ तो तीर का चिन्ह है, ठीक है। आगे जो है PbCl2 प्लस Cu, यहाँ पे जो कॉपर है वो क्लोरीन के साथ मिला हुआ था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, कॉपर जो है अकेला हो गया और क्लोरीन जो है वो क्या हुआ, Pb लेड के साथ जुड़ गया है ना। तो इसके मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो Pb है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसके कारण कॉपर को विस्थापित कर दिया, विस्थापित, तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। आगे चलते हैं हम लोग, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, गंधीय सूचक की तरह, ठीक है। तो गंधीय सूचक की बात करेंगे तो
यहाँ पे हल्दी दिया हुआ है, लिटमस दिया हुआ है, चाइना रोज, ये तो सभी प्राकृतिक सूचक हैं। तो गंधीय सूचक जो होगा वो प्याज होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा प्याज। आगे देखते हैं, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये तो ब्लीचिंग पाउडर है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो शुष्क बुझा हुआ चूना है। ठीक है, पानी के साथ मिला हुआ, ये संगमरमर है। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल जो है डॉक्टर हड्डियों को जोड़ने में करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये विरंजक चूर्ण है, CaOCl2। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बी नंबर तो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये जो है शुष्क बुझा हुआ चूना है। और ये जो है सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, दिए गए चित्र में यहाँ पे दिखा रहा है और पूछता है अभिक्रिया हो रही है, तो ये कौन सा अभिक्रिया? संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन या विस्थापन? तो यहाँ पे जो अभिक्रियाएं हो रही है, तो कार्बन का रड है। ठीक है, जिसमें बैटरी जोड़ करके यहाँ पे जल को तोड़ा गया है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। हाइड्रोजन जो ये जल H2O जो है वो टूट करके H2+O2 बना रहा है। ठीक है, तो ये कोई एक पदार्थ है जो टूटकर दो पदार्थ बना रहा है, दैट मीन्स वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो 23 का हो जाएगा बी। 24 कहता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में यहाँ पे ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो है, एसिटिक अम्ल तो सिरका में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, या संतरा में, लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध दही में पाया जाता है। ठीक है, तो टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तनुकरण प्रक्रिया में क्या होता है? H+ सांद्रण में वृद्धि, OH- के सांद्रता में वृद्धि, H+OH- आयन की सांद्रता में कमी, H3O+ की सांद्रता में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 25 का हो जाएगा सी, H+ या OH- आयन की सांद्रता में कमी। तनुकरण की प्रक्रिया में जो है वो कमी आता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? प्रकाश को डालने के बाद जो टूटता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर AgBr। ठीक है, यहाँ पे जो तीर का चिन्ह जो ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे लाइट LIGHT लिखा नहीं रहा है, यहाँ पे आप लोग समझ जाओगे, तीर के ऊपर लाइट दे देंगे तो Ag और Br के रूप में यहाँ पे टूट जाएगा। ठीक है, सिल्वर और ब्रोमाइड के रूप में, ब्रोमीन के रूप में टूट जाता है। यहाँ पे जो जल है, ये तो विद्युत अपघटन के माध्यम से टूटता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये ऊष्मा के माध्यम से टूटता है, और ये तो संयोजन अभिक्रिया दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हम लोग का कौन सा होगा? ये नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? ठीक है, तो अमीबा के पास मुंह नहीं होता है, केंद्रक से पकड़ नहीं पाता है, खाद्य रिक्तिका, ये खाद्य रिक्तिका में जाकर के पाचित होता है, कुटपाद से पकड़ता है। ठीक है, और कुटपाद से पकड़ कर ये भोजन ग्रहण करता है, तो हो जाएगा सी। नेक्स्ट 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, कहता है पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? वसा का इमल्सीकरण पित्त करता है। आगे चलते हैं,
निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? तो अमरबेल, अमरबेल, अमरबेल तो परपोषी है। कवक ये नहीं होगा, अमीबा नहीं होगा, आम होगा। आम का जो पेड़ होता है ये स्वपोषी पोषण होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय। बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय। आगे चलते हैं बच्चे, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? श्वसन वर्णक, श्वसन वर्णक के मतलब हो गया यहाँ पे मुख्य रूप से कह सकते हैं हम लोग श्वसन वर्णक ना। तो श्वसन वर्णक जो हम लोग तो बच्चों श्वसन वर्णक जो होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का ही काम होता है श्वसन, ऑक्सीजन को पकड़ना, ठीक है, और शरीर के विभिन्न भागों तक ढोने का काम करता है ये हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई जो होता है वो वृकाणु होता है जो वृक्क के अंदर होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 33 में, कहता है वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो छानने की प्रक्रिया जो है अपोहन, जिसको डायलिसिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना जो है डीएनए की प्रतिकृति बनना, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। कहता है दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो यहाँ पे बहुखंडन को दर्शाता है, बहुखंडन, क्योंकि यहाँ जितने भी केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे, ठीक है, एक साथ जो है खंडित होकर के ये प्लेज्मोडियम का चित्र है और अलग अलग जो है सो जीव बन जाएंगे। नेक्स्ट, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? संलयन के मतलब होता है बच्चे जुड़ना, ठीक है। तो जुड़ने की प्रक्रिया जो होता है ये निषेचन कहलाता है, निषेचन। इसी निषेचन के कारण ही ये बच्चे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो ये हार्मोन जो करता है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सौर स्थिरांक का मान क्या है? सौर स्थिरांक का मान होता है यहाँ पे ये हो जाएगा 1.4 kW किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो है कहता है जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जैव गैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन होगा। मीथेन जो है बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है और इसी को जैव गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। लास्ट और एकदम से लास्ट क्वेश्चन है, कहता है महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? यहाँ पे बच्चे जो 2 मीटर दिया हुआ है यहाँ थोड़ा गलती दिया हुआ है, यहाँ होना चाहिए 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर के इसमें अंतर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।